नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते हम यहाँ पर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस सेशन में हम 25 से लेकर के 30 का क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करना है। आपको ये भी पता है कि एमसीक्यू के द्वारा हम ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल, ईएसआई रेगुलेशन को लर्न करते हैं, सीखते हैं। The very purpose is to understand the conceptual understanding of the chapter, so that let any question come from the chapter, we should be ready to answer it correctly. किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम तभी सही रूप से कर सकते हैं अगर मुझे उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ठीक से पता। अगर उस चैप्टर का सिर्फ थोड़ा थोड़ा चीज में टेलीग्राफिक लैंग्वेज जानता हूँ, नहीं हो पाएगी बात, नहीं बन पाएगी बात। इसलिए मुझे उस चैप्टर को ठीक से समझना ही पड़ेगा और हम वही काम यहाँ पर करते हैं। अप टू 24 हम क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लें और तब इसको देखना शुरू करें। आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर है 2018 का, पेपर 2 है। इसमें ईएसआई स्कीम है। ईएसआई स्कीम के अंडर ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल, ईएसआई रेगुलेशन, ईएसआई सर्कुलर ऑर्डर, लेटेस्ट ऑर्डर, ये सब आ जाते हैं। ऑफिस प्रोसीजर में स्वामी हैंडबुक में जितने चैप्टर्स हैं, स्वामी हैंडबुक में जितने चैप्टर्स हैं, या यूं कहें कि स्वामी हैंडबुक में जितने बुक्स हैं, उन सबके बुक, मेजर बुक, वो सारे बुक आ जाते हैं ऑफिस प्रोसीजर में। यहाँ पर ऑफिस प्रोसीजर का तात्पर्य मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर से नहीं है, राइट। 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन ईएसआई स्कीम का होता है और 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स होते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती कर दें, क्योंकि गलती करेंगे तो आंसर कम से कम मार्क्स तो नहीं मिलेगा। घटेगा भले नहीं, लेकिन मिलेगा भी नहीं। तो अगर मार्क्स चाहते हैं तो यू हैव टू मार्क करेक्ट आंसर। शुरू करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी एम्बुलेंसेज आर एडमिसिबल फॉर एन इम्प्लीमेंटेड सेंटर हैविंग कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख आईपी। एक ऐसा इम्प्लीमेंटेड सेंटर जहां पर 1 लाख आईपी हो, वहां के लिए कितने एम्बुलेंस होने चाहिए? 2, 4, 3 से कुछ पता है? अगर नहीं पता है तो गेसिंग गेम विल नॉट वर्क, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। क्या इसका आंसर ईएसआई एक्ट में है? नहीं है। ईएसआई रूल्स में है? ढूंढ लीजिए। ईएसआई रेगुलेशन में है? पता कर लीजिए। फिर कहाँ पे है? ये देखिए, यहाँ पर है। ये एक सर्कुलर है, एक ईएसआईसी का सर्कुलर है। और सर्कुलर में क्या है? ये सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा है? एम्बुलेंस वैन may be provided to dispensaries and emergency center catering to area having different strength of insured person. So for a center having up to 10,000 IP, जहाँ पर 10,000 तक IP है, अप टू 10,000 IP मीन्स 1 से लेकर के 10,000 तक के जहाँ पे IP है, वहाँ पर 1 स्मॉल एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है। एक छोटा सा एम्बुलेंस प्रोवाइड करने का इंटाइटलमेंट बनता है। जहाँ पे 10,000 से 30,000 तक आईपी हो, 1 बिग एम्बुलेंस। और जहाँ 30,000 से 60,000 तक के इंस्टीट्यूट पर्सन हो, 2 एम्बुलेंस। और जहाँ 60,000 से ऊपर के आईपी हो, 1 एडिशनल एम्बुलेंस में बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी 50,000 इंस्टीट्यूट पर्सन और पार्ट देयर ऑफ। तो 60,000 से ऊपर गया, 60,000 तक 2 एम्बुलेंस है। 60,000 से ऊपर गया तो रूल तो ये है कि एवरी 50,000 के लिए एक एडिशनल एम्बुलेंस होगा।
लेकिन यहाँ पर अंश एक और भी ऐड कर दिया है, और पार्ट देयर ऑफ, अर्थात अगर 50,000 से कम है एडिशनल में, तब भी एक एडिशनल एम्बुलेंस मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर 1 लाख एम्प्लॉयज की बात हो रही है, तो 2 तो 60,000 तक का मिलता है, और एक एडिशनल मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। यहाँ पर डिस्पेंसरी एंड इमरजेंसी सेंटर्स के हैं, और एम्बुलेंस रिक्वायर्ड टू बी अटैच टू ईएसआई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का इंटाइटलमेंट कुछ अलग से, 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है ईएसआई हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस। 100 बेडेड ईएसआई हॉस्पिटल, 2 एम्बुलेंस। 250 बेडेड हॉस्पिटल, 3 एम्बुलेंस। 500 बेडेड हॉस्पिटल, 5 एम्बुलेंस। 500 बेडेड, 500। 250, 3। 100, 2। 50, 1। ये इंटाइटलमेंट है, ये एम्बुलेंस का, याद रखिएगा। और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया था? हमारा क्वेश्चन था 1 लाख आईपी का। तो जहां पर 1 लाख आईपी होंगे वहां पर 3 एम्बुलेंस, इंटाइटल फॉर 3 एम्बुलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच अथॉरिटी सेट्स अप ईआई कोड? कर्मचारी बीमा निगम, कर्मचारी बीमा न्यायालय की स्थापना कौन करता है? एडजुडिकेशन चैप्टर याद है? चैप्टर 6 में एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स है। उसमें सेक्शन 74 है, 75 है, जिसमें ईआई कोड की व्यवस्था की गई है। याद है कि भूल गए? चैप्टर 6 का लेसन एक बार रेफर जरूर कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट करने के बाद से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये चैप्टर 6 है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम। 74, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड, किस सेक्शन में है? सेक्शन 74 में है। ईआई कोड की स्थापना कैसे होती है भाई? स्टेट गवर्नमेंट shall by notification in the official gazette constitute an employee insurance code for such local area as may be specified in the notification। तो कौन करेगा ईआई कोड की स्थापना? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। क्लियर कट है? कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कोर्ट shall consist of such number of judges as state government may think fit। स्टेट गवर्नमेंट जितने जजेस को अपॉइंट करना चाहे उतने कर सकती है। यहाँ का जज कौन हो सकता है? Who has been a judicial officer or is legal practitioner of 5 years standing। 5 साल तक जिन्होंने प्रैक्टिस किया हो या जुडिशियल अफसर हो, ये ईआई कोर्ट के जज हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, राइट। तो सेक्शन 74 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ईआई कोर्ट को कंस्टिट्यूट करने का। हमारा क्वेश्चन भी यही था, राइट। तो 26 का आंसर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। विच अथॉरिटी सेट्स अप ईआई कोड? स्टेट गवर्नमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने की समय सीमा, समय अवधि क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर बाय द ईआई कोर्ट? तो ईआई कोर्ट के ऑर्डर से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अपील बनता है हाई कोर्ट में। कितने दिन के अंदर बनता है? 30 दिन के अंदर, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज। तो अगेन नो गेसिंग गेम, वी हैव टू रीड द प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 82। 82 में अपील का प्रोविजन है। सेव एज स्पेशली प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एनी ईआई कोर्ट। बोल रहे हैं पहले प्राइमा पेशी अपील तो लागू ही नहीं होता, अपील तो होगा ही नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें अपील लग सकता है। क्या कंडीशन है?
अपील से लाई टू हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी 60 डेज। यही अपना क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं? 60 डेज। 45 डबल ए में कितने दिन के अंदर अपील कर सकते थे? 60 डेज। वहां भी 60 डेज है, यहाँ भी 60 डेज है, भूल ही नहीं सकते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 एंड 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल अप्लाई टू अपील अंडर दिस सेक्शन। तो लिमिटेशन एक्ट में कुछ रूल है जो लेट होने पर भी कोर्ट को पावर देते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। तो लिमिटेशन एक्ट विल आल्सो अप्लाई एंड उनके एक्सेप्शंस भी अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, एंड द आंसर इज 60 days. सी इज द आंसर। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया और अभी तक अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। नहीं समझ में आया लिख दीजिए नहीं समझ में आया, हमें ना भी पसंद है, लिख दीजिए हमें नहीं समझ में आया। और अगर समझ में आया तो लिखना तो बनता है बॉस। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 28, all officers and staff of the corporation are public authorities, public servant, government servant, all of the above। धर्म संकट हो गया भाई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी क्या है, किस वर्ग में आते हैं? लोक प्राधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, सरकारी सेवक हैं, या उपरोक्त सभी हैं? इसका कहीं प्रोविजन है या कॉमन सेंस की बात है? अगर एक्ट के मिसलेनियस चैप्टर में चैप्टर 8 में जाते हैं तो चैप्टर 8 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। ये आपका चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 में इसका कॉर्पोरेट इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। क्या प्रोविजन दिया है? सेक्शन 93 में कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स एंड सर्वेंट टू बी पब्लिक सर्वेंट। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? चलिए 93 भी देख लेते हैं। ये देखिए आपके लिए ये प्रोविजन लेके आया हूँ 93। Corporation officers and servants to be public servants. All officers and servants of corporation shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code. तो कॉरपोरेशन के जितने अफसर हैं और जितने स्टाफ हैं, दे आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट। हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया, पब्लिक सर्वेंट। अब आप लोगों के मन में प्रश्न ये उठ रहे होंगे कि पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या फर्क है भाई? पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या डिफरेंस है? तो साहब सीधी सीधी सी बात यह है कि वे ऑफिसर एंड वे स्टाफ जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। और बाकी जो लोग गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेटेड है, पीएसयूज में है, स्टैट्यूटरी बॉडी में है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में है, डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, दे आर ओनली पब्लिक सर्वेंट, दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ईएसआई ऑफिसर्स एंड स्टाफ आर पब्लिक सर्वेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर
29. What is the quorum for meeting of the Medical Benefit Council? तो quorum तो कॉरपोरेशन का भी बनता है, स्टैंडिंग कमेटी का भी बनता है और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का भी बनता है। किसी न किसी सेशन में हम कोरम की चर्चा की है। कोरम एक्ट में नहीं दिया है, ईएसआई एक्ट में कोरम में नहीं दिया है। कहाँ दिया है? ईएसआई रूल्स में दिया है। कौन सा में? रूल 10 में कोरम के बारे में बताया गया है। क्या बता रहा है? नो बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड इन एनी मीटिंग अनलेस ए कोरम ऑफ 15 मेंबर्स इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन, 5 members in case of a standing committee, and 7 members in case of medical benefit council is present. तो 15 मेंबर कॉरपोरेशन के लिए मीटिंग के लिए, 5 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग के लिए एंड 7 मेंबर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल मीटिंग के लिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोरम पूरा होने के लिए, मीटिंग स्टार्ट होने के लिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाए तो मीटिंग विल बी एडजर्न्ड फॉर नॉट मोर देन 7 days। जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दी जाएगी। विद इन 7 days का एक नेक्स्ट डेट दे दिया जाएगा और उस नेक्स्ट डेट पे मीटिंग कन्वेन जो की है, मीटिंग वो होगी, वो ट्रांजेक्शन होगा, वो बिजनेस होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स अटेंडिंग। चाहे उस दिन 5-15 के बदले 10 ही क्यों ना हो, 5 के बदले 4 ही क्यों ना हो, 7 के बदले 5 ही क्यों ना हो। सेकेंड टाइम जब कन्वेन होगा तो उस समय कोरम को ध्यान नहीं रखा जाएगा, फर्स्ट टाइम कोरम को ध्यान रखा जाएगा। तो कोरम को हम कैसे याद रखेंगे? मैंने तो बता दिया, 15, 5, 7, 15, 5, 7, 15, 5, 7, ये देख लीजिए। ईएसआई कॉर्पोरेशन 15, स्टैंडिंग कमेटी 5, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल 7, तो 15, 5, 7 ये कोरम हो गया। 15, 5, 7 कोरम हो गया। आपको पता है कॉर्पोरेशन में कितने मेंबर्स होते हैं? 62 मेंबर्स होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? मुझे लग रहा है कुछ 16 वगैरह होते हैं, चेक करना पड़ेगा। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 41 होते हैं। तो मेंबरशिप ज्यादा होगा तो उसके अनुसार कोरम भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 की है, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 की है, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 7 की है। अगर इतना होता है तो मीटिंग होगी, अगर इतना नहीं होता है तो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी और विद इन 1 वीक दूसरी मीटिंग कन्वेन की जाएगी और उस मीटिंग में चाहे कम ही आदमी क्यों ना हो, फिर भी वो मीटिंग कंडक्ट होगी। उसको कोरम से इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो इसका आंसर कितना होगा? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का 7 होगा। अगर ये कॉर्पोरेशन होता तो 15 होता, 15 इसमें नहीं है। अगर काउंसिल होता तो स्टैंडिंग कमेटी होती तो स्टैंडिंग कमेटी के लिए 5 चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए 5 चाहिए, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के लिए 7 चाहिए एंड ईएसआई कॉर्पोरेशन के लिए 15 कोरम मिनिमम होना चाहिए मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। समझ में आ गया भाई साहब? समझ में आ गया? तो ये आपका दूसरा चैनल एजीकेजी 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 30, manner of investment of the funds of the corporation is governed by the provision। अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कोषों के निवेश का तरीका किस प्रावधान के से नियमित होता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे है? रूल में है कि रेगुलेशन में है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे है? सीधी सी बात है, रूल्स में। रूल 27 में है। रूल 27 में इन्वेस्टमेंट
ट्रांसफर और रियलाइजेशन ऑफ द फंड के बारे में चर्चा की गई है। इन्वेस्टमेंट के बारे में रेगुलेशन में चर्चा की गई है। ऑल मनी बिलोंगिंग टू द फंड विच आर नॉट इमीडिएटली, देखिए ये रूल्स बुक में गलत प्रिंट हो गया है, ये में नहीं है। आर नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस properly deferable under the act may subject to the approval of a standing committee be invested by the director general। स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल पर डायरेक्टर जनरल इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके प्रोविजन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो रूल 27 है। तो आइए हम अपने आंसर पर आ जाए। रूल 27, मैनर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन इज गवर्न्ड बाय प्रोविजन अंडर रूल 27। रेगुलेशन में नहीं, एक्ट में नहीं, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोविजन वो कहाँ पे है, रूल 27 पे, राइट। तो इस तरीके से हमने 25 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किए। इसमें कुछ पेक्युलियर क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किए जिसके आंसर एक्ट में, रूल में, रेगुलेशन में नहीं है। उनके लिए हमें सर्कुलर को भी देखने पड़ते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम को भी देखने पड़ते हैं। तो इसीलिए इस जो पेपर है, पेपर का नाम ईएसआई एक्ट नहीं है, ईएसआई स्कीम है। तो स्कीम से रिलेटेड प्रोविजन चाहे जहां कहीं भी हो, क्वेश्चन में भी आ सकते। तो अपने आंख और कान खुले रखिए, जो कुछ भी चेंजेज आते हैं उसको लर्न कीजिए, नॉलेज को गेन कीजिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।